बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टी टाइम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं माही शेख। इस यकीन उम्मीद दुआ के साथ आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और बहुत अच्छा सा दिन, छुट्टी वाला दिन, हम छुट्टी के दिन आते हैं, बहुत सारी बातें जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। और कभी हम चाहते हैं कि आपको बहुत सारी अवेयरनेस दें और कभी हम कहते हैं कि क्यों ना, वाई नॉट, हम थोड़ी जो है वो शोगल मेला और इस तरह की कुछ बातें करें। तो आज हम आपसे बात करने आए हैं, थोड़ी अवेयरनेस आपको देंगे कि हम बहुत अरसे से इस बात को नोट करें और देख रहे हैं कि जो एक बीमारी है शुगर जिसे हम कहते हैं, बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी अपनी फैमिली में आप देखते होंगे कि डायबिटिक हो गए हैं और उसकी रीज़न आपको नहीं पता चलती। अच्छा, अचानक से आप जब टेस्ट कराते हैं तो आपको पता है ओहो, मैं तो फिर जिस शुगर का शिकार हो गया हूँ, और क्यों हो गया हूँ उसकी रीज़न क्या है हमें नहीं पता होती। अच्छा, वो किस वजूहात पे होती हैं? क्या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हमने कोई लाइफस्टाइल ऐसा चेंज कर लिया है, या फिर ये बीमारी कोई जेनेटिक है? इस पे बात करने के लिए आज हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दावत दी है। डॉक्टर्स आज हमने इकट्ठे किए हैं अपने स्टूडियो में ताकि हम इस पर बात कर सकें। और दो ऐसे डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस पे रिसर्च कर चुके हैं, साइंटिस्ट हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर अमजद भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने तशरीफ लाए। स्काइप पे आप हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अभी बिल्कुल बात यहीं से स्टार्ट की कि बेसिकली सबसे पहले तो हम इसकी कॉज को या रूट को जानने की कोशिश करते हैं कि ये होती क्यों है, लेकिन उससे भी पहले तो हम ये करते हैं कि ये है क्या, ये किस टाइप की बीमारी है और ये क्यों होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात याद रखिए कि डायबिटीज़ सिस्टमिक डिजीज़, ये एक बीमारी नहीं है, क्योंकि शुगर जो है वो आपके ब्लड में होती है और ब्लड जो है हर सेल में होता है, तो इसलिए ये एक सिस्टमिक डिजीज़ है। जी। इसका होना कई वजूहात हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको स्टेटिस्टिक्स दे दूं कि पाकिस्तान जो है, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डायबिटीज़ है, डायबिटिक फेडरेशन जो है, उसने जो पेपर निकाला है उसमें पाकिस्तान includes top 3 countries जो कि इसमें शामिल है। ऑलमोस्ट 33% जो लोग हैं वो डायबिटिक हैं, फॉलोड बाय चाइना और इंडिया। तो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उसमें ये बहुत प्रेवलेंट है और उसके कई मुहर्रिकात हैं। ठीक, मतलब डॉक्टर साहब ये एशियन रीजन जो है इसमें ज़्यादा है, अगर मैं जहाँ तक आपकी बात को समझ पाई हूँ। तो इसकी वजह क्या हमारा लाइफस्टाइल है? हम ये कह सकते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है, या फिर हम कुछ ऐसे फूड यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है? इसके बहुत से वजह हो सकती हैं, लेकिन जेनेटिक कंपोनेंट जो है आपका वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हम अपने पेशेंट से जब डिस्कस करते हैं वो कहते हैं कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं या मुहर्रिकात हैं या वजह हैं जिनको हम तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक। कुछ ऐसे हैं जो हम उनको चेंज नहीं कर सकते। जो जेनेटिक एक ऐसी है, मुस्लिम पीमा इंडियंस जो है, ऑलमोस्ट हर बंदा उसमें जो अमेरिका में है, हर हर साउथ अमेरिका में है, हर बंदा ऑलमोस्ट उसमें डायबिटिक है। तो एक वो जेनेटिक कंपोनेंट हो गया। लेकिन जो पाकिस्तान में, मैं जब से पाकिस्तान में स्टेट से आया हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर। उसके बाद आपकी जो एजुकेशनल फुकदान है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद आपकी जो फैसिलिटी अवेलेबिलिटीज है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आपकी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ आपका 1% जीडीपी जो है वो पाकिस्तान में इन्वॉल्व होता है, और सिर्फ ये ऑलमोस्ट 33 मिलियन जो लोग हैं वो पाकिस्तान में डायबिटिक है। और ये यहीं खत्म नहीं होता। ऑलमोस्ट 11 मिलियन लोग जो हैं, आपके पास बहुत से डायबिटिक एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। 11 मिलियन जो है वो है जिसको हम प्री डायबिटिक कह सकते हैं, जो इंटॉलरेंट है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस जिसमें होती है, यानी वो हाई प्रोपेंसिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि अल्टीमेटली वो डायबिटिक हो जाए। तो ऑलमोस्ट 40+% जो है मिलियन पीपल जो है वो आपके डायबिटिक पाकिस्तान में। और देखिए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, एक तो हमारा डाइट है, दूसरा लाइफस्टाइल जो है। तो एक जेनेटिक फैक्टर को आप शामिल कर लें, लाइफस्टाइल को शामिल कर लें, और डॉक्टर उसके साहब, बाद आप लाइफस्टाइल पे बड़ा फोकस करा रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल ऐसा, हम क्या चेंज ला सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में?
लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा तो मुंह पे जिप लगाएं। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूं, मुझे तो, मैं जब से यहाँ आया हूँ, अभी 10 नहीं बजते तो अमेरिका में भी है, यहाँ मैं सारी उम्र गुजार के आया हूँ, लेकिन हमारा जो फूड है, हमारी जो इनटेक है, तो क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन क्वांटिटी। लेकिन यहाँ आप देखें, मुझे ये बताइए कि कितने लोग आप देखते हैं जो बाहर जाते हैं वॉक करने के लिए, कितने लोग हैं, अक्सर यही, और स्मोकिंग का आप देखें तो बहुत से मुहर्रकात हैं। लाइफस्टाइल में सिर्फ एक चीज शामिल नहीं है, लाइफस्टाइल में आपका एजुकेशन, आपका रवैया जो है टुवर्ड्स योर लाइफ, खाने पीने के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, जो स्मोकिंग के बारे में, और बहुत सी चीजें हम हैं। इसमें जंक फूड को इसमें शामिल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, मैंने बहुत से प्रोग्राम्स में, और आपके प्रोग्राम में भी आज डॉक्टर आसिफ साहब के साथ और सच पे भी, पीटीवी भी ये कहा है कि सिर्फ 10 से 15 साल रुक जाए, आप देखेंगे जो आपने ट्रेंड चला दिया है। बहुत अच्छा आपने सवाल कर दिया और मेरे जहन से वो निकल गया था। तो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि सिर्फ 10-15 साल रुक जाएं, आप देखेंगे कि यू कैन नॉट अफोर्ड, हम उस कंट्री में रहते हैं कि जहां आपकी गवर्नमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकती इसको डील करने के लिए। अमेरिका जैसे मुल्क में, यूरोप में मेन्यूज चेंज कर दिए हैं उन्होंने, और फास्ट फूड का सबसे बड़ा दखल है। आपने क्या बच्चों में किया है? बच्चों की आदत डाल दी है कि नाश्ता हमने मैकडॉनल्ड में और बर्गर किंग में या केएफसी में, जो भी आप यहाँ हैं वहां करना है। क्या ये आदत डालना चाहते थे? ये पोर मैन्स फूड है। आप अमेरिका में जाएं या वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, ये किन का फूड है? ये फूड है ट्रैवलर्स का। आप ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चों का कहाँ रुकेंगे 1 घंटे के लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए? जल्दी से फ्राइज लिए, बर्गर किया और चल दिए। जब मजदूर जो करीब काम कर रहे होते हैं वो खाते हैं। आप लोगों ने इसको अपना स्टेटस सिंबल बना लिया हुआ है। आप इसी मुआशरे में रहती हैं और आपको पता है कि यहाँ हम पार्टियां कर रहे हैं। मैंने यहाँ तक देखा, वहां हम जाते हैं शॉर्ट्स पहन के और स्लीपर पहन के, यहाँ आपने देखा बो नेकटाई लगाई होती है, वहां बैठे होते हैं, पार्टियां कर रहे हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल आपने अडॉप्ट कर लिया है, अमेरिका जैसा मुल्क ब्रेक डाउन हो गया है जब इसके हेल्थ केयर का है। मैं सारी उम्र वहां काम करता रहा हूं, आप यकीन कीजिए जो उन्होंने कटौतियां की हैं हमारी रीइंबर्समेंट में, मसलन एको है, स्ट्रेस टेस्ट है, एंजियोग्राम है, इतना कट लगा दिया कि दे कैन अफोर्ड। अभी जो वहां डेट शेयरिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, सबसे बड़ा वहां उन्होंने जो कटौती करनी है वो मेडिकेड में होगी। ये वो जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, तो आप कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में जहां तो आपके प्रॉपर, आप जो 1-2% को मत देखिए, जो अच्छे हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, हम इसमें कोला ड्रिंक्स भी ऐड कर लें फिर? वो जो हम बड़े शौक से घरों में ला के रखते हैं पूरे कॉटन के कॉटन, और फिर हमने अपने बच्चों को जूसेस पे भी लगा दिया इसी टाइप के सारे। मैं तो बड़े बड़े शहर आपके माल जब्बा तक चला गया हूँ। मैं तो कर रही एजुकेशन प्रैक्टिस, मैंने क्या करनी, 40 साल अमेरिका में कर ली। मैं तो चाहता हूँ, अभी आपने कहा मुझे बहुत से काम थे, अब यकीन कीजिए जब यासर ने कहा कि मैं छोड़ छाड़ के, हालांकि चंद घंटे का मुझे ये तरीका नहीं होता, मैंने कहा लेकिन ये एजुकेशन का काम है, मैं सब अपने बाकी काम छोड़ करके अपने ऑफिस में आ गया। तो मैं जो एजुकेशन के कॉलेज लीजिए, इन्हीं को सिखाने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया। जी जी, उसके लिए हम आपसे पहले तो लाइव माजरत कर लेते हैं, लेकिन थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। दूसरा देखिए डॉक्टर साहब, अब हमारे जो बच्चे हैं ना, जैसे कि हम खुद ही से ये बात कहते हैं कि 1 साल 2 साल के बच्चों को जब लिक्विड इनटेक देना शुरू करते हैं तो हम जूसेस के डब्बे बाहर से ले आते हैं बच्चों के लिए, और हम बेसिकली वहाँ से ही एक प्रैक्टिस बच्चों को करा रहे हैं कि हम वो जूसेस के डब्बे उनको देते हैं, बजाय इसके कि हम फ्रेश फ्रूट्स जो हैं उनका जूस बना के बच्चों को दें। तो बेसिकली मसला तो हमने यहीं से अपने बच्चों की जो ग़िज़ाइयत है उसी में वहीं से यहाँ से शुरू कर दिया कि हम उनको प्रॉपर ग़िज़ा नहीं दे पा रहे। जैसे आपने कहा कि हम नाश्ते जो है वो जंक फूड के कराते हैं, नाश्ते में नहीं तो इवनिंग में ज़रूर हम कहीं ना कहीं बच्चों को बर्गर्स दे रहे हैं खाने में, कुछ ऐसे फूड्स दे रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए कि मैंने बहुत यहाँ एक ट्रेंड देखा है कि रात सारी खा रहे हैं वहां बैठे हुए। तो ये एक ट्रेंड जो आगा, अगर ये बंद किया जाए, आप जल्दी खाना खाएं, उसको लेट इट बी यूटिलाइज्ड, और फिर आप बेड पे चले जाएं। आप जा रहे हैं 12 बजे पार्टी करने के लिए, तो खाली जूसेस का प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अपने माएँ देख लें। हम जो ग्रोसरी करने जाते हैं, कितने लोग आप जाते हैं पैदल, गाड़ी पकड़ते हैं, अगले ब्लॉक में आपका वो ग्रोसरी स्टोर है,
और आप पैदल नहीं जाना चाहते, वहां आप चले जाते हैं, गाड़ी पकड़वाते हैं तो वहां से लेके आते हैं। तीसरी बात, मैंने जो अजीब सा ट्रेंड देखा, हर चीज के लिए आपने नौकर रखा हुआ है। ये कपड़े धोने के लिए, ये मेरे पाँव साफ करने के लिए, शुक्र है नहाने के लिए वो नौकर नहीं रख लिया, और ये खाना पकाने के लिए। तो कहाँ गई वो आपकी जो एक्टिविटी थी? और मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत से पेशेंट्स देखे जिनको सिर्फ मैंने फिजिकल एक्टिविटी बतलाई तो उनको मेडिसिन से मैंने दूर करवा दिया। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरी बच्ची है, वो उनका ट्राइग्लिसराइड जो था वो ऑलमोस्ट 500 के करीब था। रोती हुई यहाँ आई, मैंने कहा बेटा या तो आप दवाइयाँ ले लो या ये कर लो। उसके बाद उसने अपना वॉकिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। अच्छा, वॉकिंग से इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे डॉक्टर्स की है। आपके डॉक्टर्स ना बैठते हैं, ना पेशेंट के साथ बातें करते हैं, ना एजुकेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मैनेजमेंट जो है वो है कि पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करें, जो रियल सफरर है। पेशेंट को तो कोई चॉइस नहीं होती, फैमिली ने डील करना होता है पेशेंट के साथ। कोई बात नहीं करता, 2 मिनट में अपना स्टेथोस्कोप लगाया, मेरे आप ऑफिस में आए, मेरा स्टेथोस्कोप ही कोई नहीं है, अनलेस आई नीड इट, फिर अपने मैं वहां से क्लोजेट से निकालता हूँ। मैं बातें करता हूँ लोगों के साथ, आधा घंटा उनके साथ बातें करता हूँ, एजुकेट करता हूँ। मेरे कार्ड पे मेरा पर्सनल नंबर है, और आप यकीन कीजिए कि मैं नहाते हुए उनको जवाब देता हूँ। साबुन लगा होता है क्योंकि दे नीड इट, दे नीड मी। तो दिस इज हाउ यू मैनेज योर प्रैक्टिस। तो जब उनको आप बातें करते हैं, ये एक रिसर्च ने हमें शो किया है कि जब एमआई के साथ बंदा आपके पास आया, आपने उसके साथ बैठ के उसको स्मोकिंग से मना नहीं किया, तो रिसर्च हमें बताती है कि बहुत कम चांसेस है कि वो स्मोकिंग छोड़ेगा। तो जब आप पेशेंट को एजुकेट ही नहीं कर रहे, उससे बात नहीं करते। डॉक्टर साहब, आपने एक और बड़ी प्यारी बात की थी, मैं भूल जाऊंगी तो मैं उसको भी छेड़ना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं कि माजरत के साथ जितने लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं, किसी की दिल आज़ारी ना हो, लेकिन पता नहीं क्या अब स्मोक को भी एक फैशन समझ लिया गया है। और अब हमने देखा कि यंग बॉयज़ के साथ गर्ल्स भी अब स्मोक करने लगी हैं, और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग ट्रेंड जो है वो हमारी इस सोसाइटी में तेज़ी से डेवलप हो रहा है। मैं आपको बड़ी मजेदार बात सुनाऊं। नया नया था तो मुझे बच्चे आज साथ कुछ लोग आए, चले ये वहां नाश्ता करने चाहते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए, ब्लू एरिया में मेरा ख्याल जी। तो मेरे टेबल के साथ चंद बच्चे बैठे थे जिसमें बच्चियां भी थी, वो सारे स्मोक कर रहे हैं। तो मैं परेशान हो गया, अभी नया नया अमेरिका से आया था, मैं क्या पाकिस्तान में ये बच्चियां अब स्मोक करना शुरू हो गई। तो मैं उनके पास चला गया, मेरी दुनिया की सबसे बड़ी जिंदगी की बेवकूफी। मैंने कहा बेटा आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि जितनी मेरी उन्होंने बेइज्जती की। तो ये जो ट्रेंड आपने इसको फैशन जिस कल्चर को आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैं अमेरिका में लोगों को कहता हूँ यार डोंट ट्राई टू बी अमेरिकन, आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, टॉलरेट कर रहे हैं। सो बी व्हाट यू आर। तो जिन लोगों को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेजार हैं अपनी इस जिंदगी से, और आप फौरन उसको, मैंने देखा शॉर्ट्स पहनी हुई है, मुर्कियां पहनी हुई है, स्मोकिंग कर रहे हैं, उस तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, पुट्टी टोपी पहनी हुई है। यार मैं 40 साल से वही हूँ, मेरे सारे बच्चे वही हैं, मैं तो आता जाता रहता हूँ, मैं अभी भी वही हूँ। आप किसको फॉलो कर रहे हैं? मैं तो उनमें रहता हूँ, मैं उनकी गंदगियां देखता हूँ, ब्लू आई वाली और आती है गोल्डन हेयर, तो स्मेल उनसे वही आती है। तो क्यों आप उनको फॉलो कर रहे हैं? हमारे कल्चर में कौन सी कमी थी? हमारे फूड में, हमारी मेहनत में कौन सी कमी थी? ये सिखाने की बातें हैं। मैं नहीं कहता कि उनमें अच्छी बातें नहीं है, मैंने बहुत सी चीजें सीखी, मेरी तो ग्रोथ ही वहां हुई। मैं मेडिकल स्कूल से निकला, सीधा वहां चला गया, तो मैं तो अपनी उबाश जिंदगी जो होती है, छिछोरापन की जिंदगी, वहां से निकला तो फौरन तो सीखा मैंने वहीं से जाके। लेकिन मैंने कोशिश ये की, क्योंकि मेरी भी 3 बेटियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मैंने कोशिश की वो चीजें अडॉप्ट करूं जो मुझे यहाँ अवेलेबल नहीं थी। मैंने साइंस का सीखा, पेशेंट केयर सीखी, ये जो आप ह्यूमन केयर है उसको सीखा। और आप यकीन कीजिए, मेरे क्लिनिक में आइए, आप यही फाइंड करेंगी मेरे क्लिनिक में। मैं सैंपल्स लेता हूँ, सैंपल्स देता हूँ, दूर दूर से आते, मैं किसी को बगैर सैंपल के नहीं देखता, ताकि ये गरीब पेशेंट्स की कुछ मदद हो जाए। मैंने आपको बताया कि मेरा पर्सनल नंबर जो है मेरे कार्ड पे है। मैं स्टेट्स जाता हूँ तो आप यकीन कीजिए कि वहां तो दिन रात का फर्क है। सुबह उठ के
हर बंदे को जवाब देता हूँ, हर पेशेंट को। इतने इतने फजूल सवाल होते हैं, लेकिन वो मेरे लिए फजूल होते हैं, उनके लिए फजूल नहीं होते। तो मैं कहता हूँ कि ये पेशेंट को जरूरत है, मैं उनको जवाब देता। मसलन कि ये सवाल था कि मैं तेज पत्ती वाली चाय पी लूं, मैं अजवा खजूर खा लूं, लेकिन मैंने जवाब दिया हंस के उसको। तो ये डॉक्टर का काम है। ये फुकदान है सारे जो आपकी बीमारियों को प्रोपेगेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा लाइफस्टाइल को चेंज करें तो मुझे ये बताएं कि डेली कितनी देर की वॉक और एक्सरसाइज जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप यकीन कीजिए, मैं कभी किसी को ना, मेरी फाइल जो मैं देता हूं उस पे किसी सब्जियों का, फलों की शक्लें हैं, फोटो हैं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहता। मैं स्टैंड डाल के कहता हूं आज पाए खा लेना, नहारी भी खाना, लेकिन मैं इशारा करता हूं कि इतना इतना। ये पेशेंट देखिए, हम रोबोट से डील नहीं कर रहे, हम एक ह्यूमन बीइंग से करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सुपरवाइज चीटिंग इज बेटर देन नॉन सुपरवाइज चीटिंग। सुपरवाइज चीटिंग क्या है कि मैं पेशेंट को कह दिया कि ये खा लो, मुझे पता वो चीट करेगा घर में जाके, इंसान है ना, लेकिन आप उसको समझाते हैं कि यार किसी दिन पाए का जी किया, कोई बात नहीं, आप एक दो लुकमा लेके अपने मुंह का जायका ठीक कर लें, थोड़ा सा पाया ले लें, शोरबा ले लें, कोई बात नहीं, बीफ भी खा लें, चिकन भी खा लें, मैं कभी मना नहीं करता। इसी तरह सैर का जब आता है वेट लॉस का, मैं उनको ये नहीं कहता जिस तरह आपने 5 पाउंड आज ही कम कर देना है, 10 पाउंड। मैं उनको कहता हूं कि कितना पाउंड, आप कितने पाउंड एक हफ्ते में कम कर सकते हैं। मैं उनको कहता हूँ हाफ अ पाउंड अ वीक। फिर मैं उनको कहता हूं कि आप 3 दफा थूक दें तो इतना पाउंड कम हो जाता है। लेकिन जब मैं उनको ये समझाता हूं, वो हैरान होते हैं कि हाफ अ पाउंड अ वीक, इससे क्या बनेगा। मैंने कहा ये लाइफ लॉन्ग मसला है, एक साल में 26 पाउंड वजन कम हो जाएगा, और अगर 1 पाउंड एक वीक में कम करेंगे तो 52 पाउंड्स यू आर गोना लूज इन अ वीक। आप अंदाजा करें कि आप 52 पाउंड्स एक साल में लूज कर लें, आपको तो सारी नई वार्डरोब बनानी पड़ जाएगी। तो पेशेंट को उस तरीके से बताइए कि उसको बर्डन ना हो। आप उनकी लाइफ को मुश्किल बना देते हैं, आप चार्ट बना के देते हैं, आप ये खाना है, ये खाना है, इतने चटाक ये लेना है, इतने पाउंड ये। यार वो रोबोट नहीं है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। तो आप उसको उसी लेवल पे आके, फिर उसकी एजुकेशन के लेवल पे आके, उसकी बैकग्राउंड के, क्या वो अफोर्ड कर सकता है ये चीजें जो आप बता रहे हैं। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके सब आप भी करते हैं रोज के, ये जो शेफ बनाए होते हैं, कौन अफोर्ड कर सकता है ये कैशियो और ये पिस्ताशियो और ये देसी घी और ये मक्खन। आप 10,000 रुपए की एक डिश बना के दिखा रहे होते हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। आप उस लेवल पे आइए, इसी तरह पेशेंट के लेवल पे आइए, जो आम पब्लिक है आप उसको सिखाने की कोशिश करें। आप किसको सिखा रहे हैं, 1% एलीट को, जो हम पहले ही रो रहे हैं, उनको तो किसी महंगाई का फर्क नहीं पड़ता। आज पेशेंट मेरे पास आया, आप यकीन करेंगे मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं ना। उसने कहा जी मैंने अपनी कान की बालियां बेच के अपने खामन के लिए दवाई, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे उसको मैं कहूं कि ये टेस्ट करवा लो, ये खाना खाओ, इस तरह का खाना। आपने उस लेवल पे आना है। तो बिकम अ फ्रेंड टू द पेशेंट। आप यकीन करें बहुत से डॉक्टर ये काम कर सकते हैं, और बहुत सी बीमारियों को हम, ये कल की परसों की बात है, जी आई 33 ईयर ओल्ड, वो एनजीओ में काम करती है, व्हील चेयर पे आई, वहां से टेस्ट करवा के मुझकी चेस्ट पेन होती है, डायबिटिक वो है, हाई ब्लड प्रेशर है, शी बिग गर्ल टू बिगिन विद। तो जी मुझे ये हुआ, मैं फलां हॉस्पिटल में 5-4 और उसके साथ थे, जेलम से आए हैं। सही। क्या जी ये हमने ब्लड टेस्ट करवाया, ये ब्लड टेस्ट में क्रेटिनिन आ गई 8.3। तो मैं देखता रहा, पेशेंट को देखता रहा, मैं कहा बेटा ये गलती है, मेरा ख्याल में राइटिंग एरर है, अदरवाइज दिस इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लिखने वाले ने गलती, क्योंकि आप क्लिनिकली लग नहीं रहे मुझे। ठीक डॉक्टर साहब, पहले तो हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, हमने अपने खाने पीने की चीज़ें चेंज करनी है, अपने जंक फूड्स को बंद करना है, जैसे आपने कहा कि मुंह को जिप लगानी है, और थोड़ी सी वॉक और एक्सरसाइज वो ज़रूरी है लाइफ में। अगर हम ये कहें कि हमें वॉक करनी है, बेसिकली थोड़ा चलना है, और थोड़ा ये मेड वाले काम कम कर लें, और ख़ुद जो है वो हिलना जुलना शुरू कर दें, जैसे हमारी पेरेंट्स, हमारी माएँ जो हैं वो करती थी। मुझे याद है अभी भी कि हमारी अम्मा जो है वो सारे घर के काम करती थी, और हम 9 to 5 की एक्सरसाइज करते हैं जी, हम 9 से 5 नौकरी करते हैं, घर आके कोई काम नहीं करेंगे। अब उसका आगे थोड़ा सुने ना कि क्या हुआ। मैंने रिपीट करवाया वो, would you believe that that was not 8.3, that was 0.83। तो वो बगैर व्हील चेयर के चल के आई मेरे साथ।
ये है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है आपके जो रिपोर्ट आप रिलेशनशिप कायम करते हैं पेशेंट के साथ। सो दैट्स व्हाट, ये हमारे टॉपिक से थोड़ा हट गया आप जो पूछ रहे थे, लेकिन ये लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में कोई ड्रास्टिक चेंज, कोई आपने बिंगो नहीं करनी, कोई आपने टाइबो नहीं करनी, कोई जिम में नहीं जाना, अल्लाह ने फ्री ट्रेडमिल दी है, उस पर वॉक करें। तो मैं जो बच्ची का बता रहा था, उसने 1 महीना 10 दिन में अपना 500 जो ट्राइग्लिसराइड था 492 वो नॉर्मल ले आए, सिर्फ वॉक करने से और अपनी डाइट चेंज करने से। ठीक, नॉर्मल हो गया। ठीक, सही सही। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और लोगों को हम आई विश के इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे सके हो। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा वेल, आज हम जैसे कि आपको कहा था कि हम बात करेंगे, सबसे पहले तो अभी तक हमने आपको बेसिकली इसके कॉज बताए कि ये होती क्यों है और इसके अंदर क्या क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आप किस तरह से कम कर सकते हैं। ये तो हो गई यहाँ तक की बातें। अब हम चलते हैं आगे। हमारे स्टूडियो में 2 गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ और मुझे थोड़ी सी हैरानगी इसलिए हुई जब मुझे पता चला कि इन्होंने बेसिकली इस पर रिसर्च किया है, डायबिटिक पे, और उसके बाद रिसर्च करने के बाद इन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज किया और बताया कि किस तरह से आप कौन सी मेडिसिन जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। और उससे ज़्यादा अच्छी एक बात ये हुई कि आज मुझे यहाँ जब स्टूडियो में ये आए तो इन्होंने बताया कि बेसिकली जब भी आप देखें किसी शुगर के पेशेंट को लेके आप भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं कि चावल बंद कर दें। तो इन्होंने उन चावलों पे भी रिसर्च की कि हम चावल कौन सा यूज़ कर सकते हैं या कौन सा ऐसा चावल होना चाहिए जो पेशेंट खाए और उसको ज़्यादा जो है वो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो और वो उसकी जो कह लें कि शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो। डॉक्टर कुबरा महमूद हमारे साथ हैं, साइंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। और उनके साथ हैं जी डॉक्टर आफ्ताब अहमद चट्ठा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर साहब भी साइंटिस्ट हैं। अब आ जाते हैं हम जी स्टूडियो में और अब हम बात करते हैं इनसे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब की सुनी, आप 30 मिनट से हमारे साथ ही थे कि डॉक्टर साहब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। डॉक्टर साहब ने तो बहुत एलानन कह दिया जी ज़ुबान बंद करें, जायके बहुत अच्छे हैं लेकिन इन जायकों से थोड़ा परहेज़ करें। आप अगर इन जायकों को लेंगे तो वो फिर आपके अंदर जो बीमारियाँ बिल्ट होती जा रही हैं उन बिल्ड बीमारियों से आपने कैसे बाहर आना है। आप देखें जी चावल तो मेरी तरह का हर बंदा कहता है भाई रोज़ शाम को दे दो। मेरी तो बेटी की वजह से मुझे लगता है मुझे बोरी घर में रखवानी पड़ेगी चावलों की। कुछ लोग होते हैं चावल रबर। तो अब आपने जो उस पर रिसर्च की पहले हमें वो बता दीजिए। जी बिल्कुल, हमने जो थोड़ा सा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लेकिन मैं दोबारा से आम अल्फाज में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो चावल होते हैं उसमें जो ग्लूकोज या शुगर की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसी वैरायटीज़ डेवलप की हैं जो कि लोग जिनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम है। तो जो शुगर के पेशेंट हैं, एक्चुअली जो डायबिटीज़ है चूँकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है, इवन कि हमारी फैमिली में भी जो है डायबिटीज़ जो है वो रन करती है। तो हमारे लिए ये भी बड़ा चैलेंज था। जैसे मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर आफ्ताब, तो इनकी भी मदर जो हैं वो तकरीबन कितने साल से 25 ईयर्स से वो डायबिटिक हैं। तो जब हमने ये सारी सिचुएशन देखी तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ इस तरह से करें कि जो आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो। तो फिर हमने ये एक दिन का काम नहीं है, 1 साल का काम नहीं है, इसके पीछे हमारी बहुत सालों की जो है एफर्ट्स हैं। लाइक 4 साल तो हो ही गए हैं हमें ये सारा इस पे रिसर्च करते हुए। फिर जाके हमने अब जो वैरायटीज़ जो बनाई हैं वो हैं लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है उनके अंदर, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर शुगर की मिकदार बहुत कम होती है जो कि डायबिटीज़ जो या ओबीज़ जो लोग हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ख़ास तौर पे अच्छा, मैं आपसे एक और बात भी जानना चाहूँगी। सॉरी ये इररिलेवेंट है बट मैं फिर भी जानना चाहती हूँ। देखिए आप मदर हैं, ठीक है, माशाल्लाह 3 बेबीज़ की 3 बेबीज़ ओके, फिर मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपके ट्विंस बेबीज़ भी हैं, सिंगल भी आपका उससे पहले बेबी था। देखिए ये जो हम स्पेशली अक्सर ख़वातीन को देखते हैं कि वो प्रेगनेंसी में उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उसकी एक रीज़न क्या है? क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेट कर रही हैं तो मैंने कहा हम वो भी पूछें कि वो प्रेगनेंसी वाली ख़वातीन में शुगर लेवल क्यों हाई होता है। सही, उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। वो एक्चुअली उसमें वो भी हमारे जेनेटिकली उसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, आपकी डाइट भी इन्वॉल्व होती है और बहुत मतलब ये हर चीज़ें आके ना जेनेटिकली बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक तो जो एक है वो है एज फैक्टर है,
कुछ जो ज़्यादा एज की जो मदर्स होती हैं उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो गेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, और वो किस एज की मदर्स की हम ये बात कर रहे हैं? ये हम 35 प्लस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 35 साल से पहले बच्चे पैदा कर लें प्लीज़, उसके बाद थोड़ा हौसला करें, हम ये कह सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें भी डॉक्टर्स जो हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने जो डाइट है जो उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। हमें जो शुगर इनटेक है या शुगरी चीज़ें हैं जो हम समटाइम बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कुछ मदर्स को, तो वो बहुत ज़्यादा इनटेक करना शुरू हो जाती हैं, तो फिर उनमें जो है चांसेस जो हैं। अब देखिए डॉक्टर साहब, बात तो वैसे आपने बड़ी अच्छी की है, क्रेविंग होती है और नो डाउट मदर्स को प्रेगनेंसी में होती है, मुझे तो वैसे भी होती है। मैं मतलब लाइक मेरा अभी भी दिल करता है चॉकलेट्स, केक, ऐसी चीज़ें खाने को। हाँ, चाय मैं फीकी पीती हूँ, पता नहीं क्यों, बाकी तो टका के जो है वो मैं मीठा खाती हूँ। तो कुछ क्रेविंग्स तो होती हैं। अच्छा, वो जो क्रेविंग्स होती हैं उनका क्या हल किया जाए, उनका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, वो तो हर एक को होती हैं। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मैं तो जैसे गुलाब जामुन है, मैं तो उनकी दीवानी हूँ। मुझे कभी भी किसी भी टाइम, रात को, दिन को, कभी भी हो जाती है। लेकिन उसमें क्या, ये तो एक नेचुरल प्रोसीजर है कि हमें जो है वो क्रेविंग होती है मीठे की। एग्जैक्टली। लेकिन उसमें ये है कि हम थोड़ा कम अमाउंट में, जिस तरह डॉक्टर साहब जो पहले हैं उन्होंने बताया, बहुत अच्छा था, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उसमें ये है कि हम थोड़ा कम मिकदार में जो है अगर वो लेना शुरू कर दें तो मतलब खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। हाँ, अब आपने ये नहीं करना कि गुलाब जामुन के पूरे जो है ना वो आधा किलो गुलाब जामुन लेके बैठ गए और सारे खाएंगे आप, या आपने सारी वो आधा किलो चमचम खानी है, नहीं। आप बिल्कुल वो जैसे डॉक्टर साहब ने इस तरह करके समझाया कि इतना इतना खाएं, तो वो फिर आप एक दो स्पून पे जो है वो इत्तेफाक करें और इतना ही मीठा खाएं अगर आपको अपनी ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है। और स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो, जितना मैं अभी तक समझ पाई हूँ दोनों डॉक्टर्स का भी और डॉक्टर अमजद भी यही कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो फिर इसका मतलब है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आनी है, इसलिए आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ये सब चीज़ें करें। फिर डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा जो मरीज़ होते हैं उनकी एक रीज़न जो है वो शुगर लेवल हाई होता है चावल की वजह से। तो उन्होंने एक चावल पर रिसर्च की, लेकिन वैसे रिसर्च अभी हम पूछ रहे थे कि हम बीच में और सवाल शुरू हो गए, तो अब हम वापस आते हैं उसी रिसर्च वाले सवाल पे कि बेसिकली चावल फिर किस, अब चावल तो एक ही तरीके से बनता है, एक ही तरीके से चावल आता है, उसमें क्या चेंज हुआ? हाँ जी, उसकी ना जो आप कह लें जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है वो हमने चेंज की है, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया, हमने ब्रीडिंग के थ्रू किया है। लाइक हमने उसको उगा के और कुछ उसके दूसरी जो चावल की वैरायटीज़ थी उनके साथ ब्रीड करके तो हमने ये तैयार किया है। अच्छा, इस चावल की एक ख़ास बात ये है कि आप ना इसके टेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप जैसे बाकी बासमती चावल या जिस तरह से भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा इसके अंदर कुछ चेंज आया है तो इसका टेस्ट भी शायद बदल गया होगा या इस तरह से नहीं। आप बिल्कुल वैसे ही कुक करें, इन्हें वैसे ही खाएं। एक और खास किस्म की, अच्छा मुझे बताइए, आप मार्केट में अवेलेबल है क्या? अभी उस पर रिसर्च हुई है और गवर्नमेंट ने कुछ इस पर इनिशिएटिव लिया है? जी, इसमें मैं कुछ ऐड करूँगा। एक्चुअली जो पहले इन्होंने बात की, जो हम नॉर्मली चावल खाते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से पहले तो लोग बहुत सारे समझते नहीं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने चीज़ खाई, आपके खून में वो शामिल ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा मिकदार में चलेगी, आपकी शुगर बहुत तेज़ी से हाई होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती हैं, चावल भी उसमें से एक किस्म है। उसमें से कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो ऑलरेडी हमें पता है, मसलन जो बासमती के राइस हैं जो हमारे लोकल पाकिस्तान में होते हैं, बासमती के जो राइस हैं वो ऑलरेडी मीडियम टू लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होते हैं। ओके, गुड। लेकिन हमने कोशिश ये की है कि उनकी ऐसी वैरायटीज़ बनाएं बासमती के साथ कुछ वाइल्ड टाइप जो होते हैं राइस जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, शुगर कम होती है, उनके आपस में ब्रीडिंग करवा के कुछ ऐसी नई वैरायटीज़ जिसमें शुगर कम से कम हो, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर हो और आप जैसे ही वो चावल खाएँ आपकी शुगर भी ना हाई हो। तो उन्हें हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइस कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहबा ने मज़ीद जो है कोई हमारे पास 10 के करीब हैं, उन्हें ब्लैक राइस हम कहते हैं। ब्लैक राइस की भी एक हिस्ट्री है। अच्छा, ये ब्लैक राइस क्या, मतलब मैं ये भी जानना चाहती हूँ। जी, ये कलर की वजह से उन्हें हम ब्लैक कहते हैं। शुरुआत इनकी आज से तकरीबन 300 साल पहले चाइना में हुई। ब्लैक कलर का मतलब ब्लैक कलर की चावल है, काले रंग के होते हैं। अच्छा, चावल ही काले रंग के हैं, वो बनने के बाद क्या कलर देंगे? मैं ये भी सोच रही हूँ। काले रंग के होते हैं, काले रंग ही रहता है उसका। ओके जी, ब्लैक चावल भी। अच्छा, फिर तो ब्लैक राइस जो है इन्हें फॉरबिडन राइस भी कहते थे चाइना में, क्योंकि सिर्फ जो उनकी रॉयल फैमिलीज थी पहले वो सिर्फ खाती थी, आम लोग उसे नहीं खा सकते थे। मतलब ये भी अमीरों
लोगे शश के। अच्छा फिर वो वहाँ से मूव हुए, बाकी कंट्रीज़ में गए, जापान में उगाए गए, कोरिया में उगाए गए, थाईलैंड में उगाए गए, फिलीपाइंस में उगाए गए। अच्छा, इस ब्लैक जो राइस हैं इनका बेसिकली फ़ायदा क्या है अब आपको? अब हम इनके ये बहुत बात सारे डिस्कस फ़ायदे करते हैं। हैं। सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये है, इसमें एंथोसाइनिन एक कंपाउंड है जो कि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। एंथोसाइनिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसे हम एंटीऑक्सीडेटिव कहते हैं, यानी एक ऐसा कंपाउंड है जो अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज है। आप खाते हैं, आपकी ब्रेन हेल्थ भी बेहतर होती है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी बेहतर होती है, आपकी ओवरऑल जो बॉडी की हेल्थ है वो बेहतर होती है। अच्छा, पाकिस्तान में मिलते हैं, पहले ये बताएं। पाकिस्तान में अभी तक तो अवेलेबल नहीं है, लोग इंपोर्ट करते हैं। साथ ही दिल जला दिया डॉक्टर साहब ने हम- मेरा। मैं वरना सोच रही थी कि मैं खरीद के लाऊं और एक दिन जरा काले चावल बना के देंगे कि वो वाइट डिश के अंदर काले चावल कैसे लगते हैं, और घर वाले तो समझेंगे जला दिए आज चावल अब हमने। ज़्यादातर लोग जिस तरह से गार्लिक जो है, जीवंत गार्लिक पे बहुत काम हुआ और पड़े वो उसका सीड बिका। आजकल लोग इस पे सीड के हवाले से ही काम करें। कुछ और जो है फार्मर्स ने, चूँकि हमारा बैकग्राउंड फार्मर्स फैमिली है, तो हमने खुद ये उगाए, खुद हमने इसके सीड तैयार किए, खुद ही हमने ब्रीडिंग करके लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स तक चले गए। हमारा जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो लेस देन 40 है, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। ब्लैक राइस की हमने काफ़ी सारी वैरायटीज़, हमारे पास ब्लैक राइस हैं। मज़े की बात आपको और बताऊँ, हमारे पास रेड कलर के राइस हैं, गोल्डन कलर के राइस हैं। इन्होंने सारे कलर जो है वो चावलों में दे दिए, ये बड़ी अच्छी बात पता चल रही है मुझे। अच्छा, ग्रीन भी हैं फिर, और जी, क्या जी, क्या ये सारी हमारे पास सारे कलर। ये डॉक्टर साहब सारे। मजा नहीं आया, आपको वो सारे लाने चाहिए थे। नेक्स्ट एटलीस्ट आप वो थोड़े थोड़े हमें दिखाएं तो सही। मैं आवाम के साथ शो करूं, भाई काले ये होते हैं, लाल ये होते हैं, सब्ज ये, मैं दिखाना चाहती हूँ आवाम को। प्रोग्राम में इंशाल्लाह आएंगे तो उसमें हम वो सारी वैरायटी बिल्कुल, हम आपको सिर्फ इसलिए अब दोबारा दावत देंगे, हम वो सारे कलर्स जो है चावलों के जानना चाहते हैं। अच्छा, फिर वो जो ये तो चले होगी, एक और बात मुझे ये बताइए, रेड और ये ग्रीन और उसके साथ ब्लैक चावल को तो हमें पता चल गया, ये बाकी जो दो टाइप आपने हमें बताया ये भी सेम इसी के लिए यूज़ होते हैं? इसमें एक्चुअली वो जो कंसंट्रेशन होती है उस एंथोसाइनिन की, वो वेरी करती है। उसी की कंसंट्रेशन अगर आप कम होगी तो वो उनका लाइट कलर होगा, ज़्यादा जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उनका कलर उतना ही डार्क होता जाता है। एक्चुअली जो कलर्स है ना, जो कलर्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं सोच रही हूँ फीमेल्स में ना वैसी एक कह ले ना कदगन लगी रहती है, या उनके पीछे पड़े रहते हैं हर टाइम हम, कि फीमेल्स को कलर्स बड़े पसंद है, ये इस रंग की चीज़ें भी दिखाती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि वो सवाल आ रहे होते हैं कि जी वो पूछ रही थी कि इस सब्ज़ी में कलर क्या है। हाँ। वो वाली बात होगी कि फीमेल्स अब चावलों के भी कलर्स जो है वो आ गए और वो चावलों के कलर्स भी पूछे, तो मुझे तो लगता है हर घर में रेड चावल पकेंगे। हाँ, एक्चुअली ये कलर्स के पीछे भी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। वो ये है कि जितना डार्क कलर होगा ना किसी भी चीज़ के अंदर, मतलब जो राइस की वैरायटीज हैं, जितना डार्क कलर होगा इसका मतलब है कि उसके अंदर एंथोसाइनिन जो एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है वो इतना ज़्यादा है। और आपको पता है कि हम एक्चुअली जब हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं तो हमने इवन कि हम जो सन ब्लॉक भी लगाते हैं उसके ऊपर भी लिखा होता है कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग। तो हाँ, वो आपके सीरम्स जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आप देख के लाते हैं स्पेशली कि ये मेरी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड का फ़ायदा हम लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो एंटी एजिंग भी है। मैं लिटरली मैं यही कहने लगी थी कि वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाना बंद कर दें, रेड चावल ले आए वो खाएं, तो ये आप खुद ब खुद जो है वो आपके लेवल सारे ठीक हो जाएंगे बॉडी के। वाइटनिंग इंजेक्शंस बंद आपके। हाँ, आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो ब्रेन हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी जो हार्ट की जो से जैसे वो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो कम करता है, तो आपकी जो हेल्थ है या जो आपका भी हार्ट के से रिलेटेड जितने भी इशू होंगे वो भी कम हो जाएंगे। एक्चुअली ये एक बहुत अमेजिंग और रेवोल्यूशनरी एक स्टेप है, स्पेशली जहाँ पाकिस्तान में जहाँ पे डायबिटीज़ जो है तकरीबन हर घर में डायबिटिक पेशेंट ज़रूर है। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ना हमारे लिए जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, एक्चुअली हम लोग जो हैं हम ना अपने जो जायका है ना मुंह का उसको भी नहीं छोड़ना चाह रहे होते और हम हेल्दी भी रहना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप राइस भी इंजॉय करें और वो हेल्दी भी हों और आपको बहुत सी डिजीज़ से भी बचाएं। जो इसमें अच्छी बात है वो ये कि आप राइस भी इंजॉय करें और कलर्स भी इंजॉय करें, कलर्स भी इंजॉय करें। ठीक है। अच्छा, वैसे मेरा एक और सवाल है, ये तो फिर बड़े एक्सपेंसिव भी होंगे? जी, मैं उसके हवाले से थोड़ा ऐड करता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में
जो ब्लैक राइस है दे आर अराउंड 10 टाइम्स कॉस्टियर दैन द नॉर्मल राइस। फॉर एग्जांपल अगर आपकी राइस मतलब की कीमत मैंने फ़ौरन सोचा है कि अगर 1,000 रुपये में हम चावल लेकर आते हैं तो ये तो हमें 10,000 में पड़ेंगे। ये आपको जी बिल्कुल उसी तरह से ये महंगे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे अगर देखिए पाकिस्तान की जिस तरह से हमारा इकनॉमिक सिचुएशन चल रही है, आप चूँकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट राइस ग्रोइंग कंट्री, हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में। आप इस हवाले से देखिए थोड़ी ऑक्सीजन आने दें डॉक्टर साहब, बताएं कि ये हम इतने सारे चावल जब वो प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए आप फिक्र ही ना करें माही, ये 10,000 में नहीं मिलेंगे, थोड़े कम में मिलेंगे। बिल्कुल हम इससे पाकिस्तान में डेफिनेटली हमारी यही कोशिश होगी ये काफ़ी सस्ते मिलें। और जो है आप एक्सपोर्ट आप जो करते हैं, आपकी पाकिस्तान काफ़ी सारे जो डॉलर्स है वो लेके आ सकता है। उसमें ख़ास तौर पे मैं एक ऐड करूँगा, हमारी एक जो वैरायटी है जो अगर अमेरिका में उसकी प्राइस देखें, अमेरिकन स्टोर्स में जो वो सेल हो रही है वो तकरीबन $100 पर केजी है। दैट्स लाइक आप रफली कह लीजिए 30,000 का 1 किलो है। वो भी हमने एक वैरायटी पे आजकल काम कर रहे हैं कि हम वो और वो कौन सी क्वालिटी है डॉक्टर साहब? उसमें यही दैट्स लीस्ट ग्लाइसीमिक इंडेक्स, उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, उसमें एंथोसाइनिन, उसमें और बहुत सारे जो एंटीऑक्सीडेंटिव। अब तो मैं ये सोचना शुरू हो गया हूँ आपकी ये दोनों बातें करने के बाद कि नेक्स्ट टाइम जब मैंने आटा खरीदने जाना तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर पढ़नी है या नहीं है। मैंने नहीं लेना आटा, अब वो वाला जो हम जाते हैं ना चक्की का 5 किलो 10 किलो आटा उठा के ले आते हैं, ऐसे नहीं उठा के लाना। अब ये सारी डिटेल्स पढ़ें जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, नहीं समझ आ रही तो लिख लें जल्दी जल्दी, तो ताकि आपको पता हो कि आप जो खा रहे हैं वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं है। बेसिकली ये पॉइंट तो ये है ना कि हमारे लिए चीज़ें हेल्दी हैं या नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने उसके साथ एक कोई मेडिसिन भी बनाई है, उसका भी हमें बता दें, ये चावल को ज़रा कंप्लीट करने के बाद उस पर भी आ जाए। जी बिल्कुल, हम एक्चुअली जिस तरह से कुबरा ने बात की कि हमारा एक तो फैमिली में था कि जी हमारी फैमिली में काफ़ी सारे डायबिटिक पेशेंट थे। उसमें मैं चले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पहले बता सकूं कि डायबिटीज़ की बड़ी 2 किस्में होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में भी होती है, बेसिकली वो एक टोटली डिफरेंट डिजीज़ है जिसे हम ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। अच्छा। उसमें जो हमारे पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन पैदा करते हैं, उनमें उनकी डेथ हो जाती है, इंसुलिन पैदा ही नहीं होता। तो ये एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ जो किस्म जो बच्चों में होती है उसमें इंसुलिन आपको लेना ही पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इसे एज रिलेटेड डिजीज़ पहले कहा जाता था। अब तो जो आपने पहले भी बात की कि अब जवान लोगों में भी ये होना हो गई है। पहले हम कंसीडर करते थे 40-45 साल के बाद कहीं जाके टाइप 2 डायबिटीज़ आएगी, लेकिन अब बहुत अर्ली आना शुरू हो गई। और पाकिस्तान में डॉक्टर साहब ने भी स्टेटिस्टिक शेयर की है, अभी जो रिसेंट डाटा है वो कहता है 26.7% हमारी अडल्ट पॉपुलेशन जो है उसको डायबिटीज़ हो चुकी है। दैट इज़ कि हर 4 में से एक बंदे को अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। खुदारा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। ये स्मोक कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फूक रहे हैं अपने आप को, खुदा का वास्ता है उसको उठा के बाहर फेंके और उसके साथ थोड़ा हिलना जुलना शुरू करें। अच्छा, आप एक और पॉइंट है कि हम अक्सर देखते हैं बड़ी मैं ना हमें हमारे यहाँ एक सिंपल समझा जाता था फीमेल्स का पतला होना, खूबसूरत होना, पतली फीमेल खूबसूरत लगती है, हमेशा से हमने ये सुना है। लेकिन अब हम जब मैं खुद बाहर मूव करती हूँ, मैं देखती हूँ इतनी सेहतमंद ख़वातीन है और फिर मैं देख के कहती हूँ इनको कुछ नहीं होता, इनके पेरेंट्स नहीं पूछते। मेरी माँ को तो मैं अभी भी मोटी लगती हूँ, मुझे रोज़ कहती हैं वॉक करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा हिला करो, मतलब उन्हें अभी भी फ़िक्र रहती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो हमने जंक फूड खा के इतना मोटापा चढ़ा लिया हुआ है, तो बेसिकली मोटापा भी तो आपको डायबिटिक पेशेंट बनाता है। बिल्कुल, मोटापे से सिर्फ डायबिटीज़ का चांसेस नहीं बढ़ते। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से होती हैं, हाइपरटेंशन की वजह से। मोटापा जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जो है इससे जन्म लेती हैं, तो इसलिए हमें मोटापा से तो बचना चाहिए। एक तो आपने बता दिया कि जैसे हम मोटे हैं तो उससे हमारे दिल की बीमारियाँ हमें आएंगी बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, आपके हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसको हम क्या करें? अब क्विकली मैं बताऊंगा, फिर मैं मेडिसिन के हवाले से भी चलें बात करूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ जो डिस्कशन हो रही है जिससे आम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा वो ये है कि हमें लाइफस्टाइल में क्या तब्दीलियाँ लेके आएँ। तो लाइफस्टाइल में जो हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि हमें वॉक बड़ी ज़रूरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया और अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल, अल्लाह करे अवाम ने पढ़ा भी हो जी, वॉकिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन ऑन अर्थ। ज़मीन पे वॉकिंग जो है सबसे पावरफुल मेडिसिन है। तो अगर आप वॉक करते हैं तो आप, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो हम सारे मसल्स हमारे मुतहरक होते हैं। आप वॉक करके देखते हैं हमारे सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, आप नोट करेंगे कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स मुझे लगता है कि रिलीज होते हैं, हमें खुश होने लगते हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं एक और मज़े की बात बताती हूँ आपको। मैं तो अक्सर कहती हूँ कि अगर आपके पास वॉक का टाइम नहीं है
अब तो हर एक के घर में जो है वो एलईडीज आ गई हैं जिसमें आपके नेट कनेक्ट होते हैं, आप अच्छा सा म्यूजिक लगा के और उस पर एक्सरसाइज करें, बिल्कुल डांस कर ले। यकीन माने इतने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आप इतना खुश होते हैं उस टाइम पे। इनफैक्ट मैंने ये प्रैक्टिस अपने बच्चों को भी लगाई है। हम लोग क्या करते हैं, 2-3 माँ बेटियाँ, कि हम ये करते हैं कि हम म्यूज़िक लगाते हैं और लाइट से म्यूज़िक के साथ और हम हल्का सा जो है वो इस पर एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप थोड़े से ज़रा हिल जुल लें ना, थोड़े आपके बाजू भी हिले, आपकी टांगें हिले, आपकी पूरी बॉडी मूव करती है। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होता है कि आपने कहीं से 40 मिनट निकालने हैं वॉक के लिए, तो कोई बात नहीं, 40 मिनट आप अपने घर के अंदर इस एक्सरसाइज को देते। जी, तो इसमें ये है कि वॉक जो है हमें करनी चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, आप अपने स्टॉप से जो है पहले उतर जाएं, आप स्टोर पे जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, आप कोशिश करें आप पैदल जाना शुरू। इसके बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल जो मॉडर्न, मैं अगर बहुत सारे कंट्रीज़ में जाता रहता हूँ, पाकिस्तान में मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा ऑफिस नस्ट में है, नस्ट में मेरे पास जो दोस्त आते हैं, तो जैसे ही कोई फ्रेंड आता है मीटिंग के लिए, हम कहते हैं चले हम एक राउंड लेते हैं, साथ वॉक भी हो जाएगी, साथ हमारी डिस्कशन भी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में हमें इस तरह से अपने लाइफस्टाइल को, बाहर भी यही प्रैक्टिस होती है, वो कहते हैं चले थोड़ी सी वॉक करते हैं, साथ साथ हम डिस्कशन कर लेते हैं। उससे जो आप बात कर रही हैं कि हैप्पी हार्मोन्स भी आपके रिलीज़ होते हैं, आपके ब्रेन में स्टेम सेल्स का नंबर भी बढ़ता है और आपकी शुगर भी कंट्रोल। बेसिकली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो पहले शुरू में तो लोग गारों में रहते थे, जितना मिला खा लिया। उसके बाद एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, उसे हम कहते हैं 10,000 साल पहले लोगों ने खुराक को उगाना शुरू किया, फिर हमने रखना उसे शुरू किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते थे। फिर 17वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि ये जो उन्होंने तेज़ी से काम करना होता था, जिनके पास टाइम नहीं होता था, उनके लिए जंक फूड आया कि आप जल्दी से ग्रैब करें, खाएं और साथ साथ अपना काम तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक प्रोडक्ट है। अब हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, हम अच्छी मिकदार में जो है वो नाश्ता करते हैं, उसके बाद हमारा टी टाइम हो जाता है, फिर हम लंच करते हैं, लंच के बाद स्नैक टाइम हमारा होता है, बहुत खाते हैं, बिलीव करें। नाश्ता करेंगे, उसके बाद हमने ऑफिस में चाय पीनी है, फिर हमारा लंच टाइम आ गया, हमने बाहर जाके पास्ते खाने हैं, हमने बाहर जाके स्टेक्स खाने हैं, हर तरह के हमने जो है ना वो इस तरह की चीज़ें खानी है। फिर शाम की चाय पीनी है, चाय में हमने समोसास खाने हैं, हमारे पास चिप्स होनी चाहिए, हमारे पास और ऐसी सारी तली हुई सारी चीज़ें खाएंगे हम। फिर रात को सोने से पहले हमें याद आता है अच्छा अभी तो खाना ही नहीं खाया था, और वो रात के कोई 11 बजे आपको याद आता है। फिर दरमियान में अगर आपका जंक फूड का दिल किया तो कोई आप ऑर्डर कर लेंगे, उठ के पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया आपने। अब तो ये भी चीज़ें आसान हो गई ना, घर में हर चीज़ आ जाती है, तो आपने बर्गर्स खा लिए, पिज़्ज़ा खा लिया, कुछ भी खा लिया, और ये सब खाने के बाद आपने साथ में कोला ड्रिंक्स पी ली और उसके बाद आप सो गए। नहीं, फिर एक और टाइम गया, हमारे गैजेट्स का टाइम आया, हम रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक मूवीज़ देखेंगे और फिर सोएंगे। तो ये कर रहे हैं आप, और उसमें फिर यही होगा कि आप शुगर पेशेंट। उसमें ये होता है बेसिकली, जैसे ही हम खाते जाते हैं हमारे ब्लड में शुगर की जो मिकदार है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये मिसाल इसी तरह से है कि आप ऑफिस में बैठी हुई हैं, आपका कोई जो है वर्कर है वो आया, उसने नॉक किया, आपने दरवाज़ा खोला, उसके 5 मिनट बाद फिर वो आता है, नॉक करता है, फिर आपने दरवाज़ा खोला, फिर 5 मिनट के बाद नॉक किया, फिर आपने दरवाज़ा खोला, उसके बाद आता है तो आप उसे जो है ना बिल्कुल बंद कर देंगे, वो उसे एंटर नहीं होने देंगे। इसी तरह से सेल्स भी करते हैं। जैसे ही हम शुगर इतना बेतहाशा करते हैं, शुगर की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद हर सेल्स ने वो लेना, जिस तरह से डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, हर सेल ने उसे लेना होता है। तो इंसुलिन जो है वो सेल के पास लेके जाती है, जाके नॉक करती है, शुगर ले लो, ओपन करता है, सेल एक्सेप्ट कर लेता है, फिर जाती है, शुगर ले लो, इस तरह। उसके बाद जो है उसे कहते हैं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो क्रेविंग होती है वो भी हमने अपने आप को खुद ही बनाया हुआ है कि मीठा नहीं खाया भाई, आज सारा दिन नहीं खाया, अब खा लो। अब मुझे ये समझ आ रही है कि डॉक्टर साहब कहते हैं वो जो क्रेविंग हो रही होती है वो बेसिकली क्रेविंग नहीं होती है, आपकी अपनी हरकतें और आदत है और वो आपने डाली हुई है। अब मुझे आखिर में ये समझ आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर हो जाती है, सेल जो है वो परमानेंट बंद कर देता है कि मैंने शुगर नहीं, फिर शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सारे आर्गन, उससे सिर्फ ये नहीं है कि हमारा जो है वो किडनीज मुतासर होंगे, हमारा हार्ट मुतासर हो रहा है, हमारा लीवर मुतासर हो रहा है, हमारा ब्रेन मुतासर हो रहा है, हमारी आइज़, हर आर्गन उससे जो है फिर मुतासर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये सब बातों के साथ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हार्डली कोई 3-4 मिनट है, मुझे जल्दी से अपनी मेडिसिन के हवाले से जी, उसमें ये था मेरी जो मैंने PhD रीजनरेटिव मेडिसिन में की, मैंने पोस्ट डॉक टिश्यू इंजीनियरिंग में किया जापान से, और जापान से जब मैं वापस आया तो मैंने चाहा कि हम कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो डायबिटीज़ के लिए लेके आएंगे। उसमें हमने जो काम करना शुरू किया वो टिश्यू इंजीनियरिंग की एक प्रोडक्ट है जिसे हम स्किन ग्राफ्ट कहते हैं। स्किन ग्राफ्ट जो है नेक्स्ट टाइम हम अगर आए तो राइस के साथ हम स्किन ग्राफ्ट्स भी लेके आएंगे। स्किन ग्राफ्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं हमारे पास, जिस तरह से डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, अराउंड 33 मिलियन डायबिटिक पेशेंट हैं, उनमें से तकरीबन 5 to 10% ऐसे लोग होते हैं जिनमें कोई ना कोई वूंड डेवलप होता है, उनमें ज़ख़म आ जाता है, और उस 5 to 10% में जो है दैट्स लाइक 20 to 45%
दैट रिजल्ट इन एम्पुटेशन। आपने देखा होगा बहुत शुगर बढ़ गई, हाथ काट देते हैं, पाँव काट देते हैं, टांग तक उसकी काट देते हैं पेशेंट की। तो ये क्योंकि उनके ज़ख़म ठीक नहीं होते। तो हमने कोशिश की कि पाकिस्तान में एक ऐसी प्रोडक्ट बनाएं कि जो डायबिटिक वूंड्स होते हैं उसके ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट लगाएं, ताकि उनका हीलिंग का जो प्रोसेस है, तो वो ज़ख़म ठीक होने का जो अमल है उसको हम एक्सेलरेट कर सकें। तो उस हवाले से आजकल हम ट्रायल कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट हमने लोकली बनाई है, अगर इंटरनेशनली लें तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, इंटरनेशनली ऐसी मेडिसिन है बेसिक? जी बिल्कुल, ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमने एक ज़ाहिर है रिसर्चर्स जो होते हैं वो अपनी एक अलग से फार्मूलेशन डेवलप करते हैं विच इज़ क्विक और एफिशिएंट हो, सेफ़ हो, क्विक हो, इफेक्टिव हो, और पाकिस्तानी पॉपुलेशन को हमने सामने रख के बनाई। क्योंकि उसको अगर सऊदी अरेबिया में आप इस्तेमाल करेंगे, मेरे कोलीग हैं उन्होंने वो यूज़ किया है, पाकिस्तान में भी वो पहले सऊदी अरेबिया में उसी तरह की एक प्रोडक्ट यूज़ करते थे वुंड हीलिंग के लिए। हमने जो है उसकी कॉस्ट जो है आई थिंक लाइक 50-60 टाइम्स उसको कम किया है पाकिस्तान में, कि हम ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जिसकी कॉस्ट बहुत कम हो लेकिन वो उतनी ही इफेक्टिव हो जितनी कि इंटरनेशनल मार्केट में मिलती है। इसके अलावा और भी कुछ हमने सॉल्यूशंस बनाए हैं, सिर्फ वो स्किन ग्राफ्ट्स ही नहीं है। हमने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक पाउडर बनाया है कि जो गहरे ज़ख्म होते हैं आप उसमें वो पाउडर भर देंगे, आपके सेल्स उसी में ग्रो हो जाएंगे और आपका जो ज़ख्म है वो बहुत तेज़ी से, यानी अगर आपका ज़ख्म 2 महीने में ठीक होता है, उसके 8 हफ्ते चाहिए, आप उसे 3 से 4 हफ्ते में ठीक कर सकते हैं। तो इससे पेशेंट की सफरिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इकोनॉमिक लॉसेस जो उसके होते हैं उसको भी हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं और उसको बहुत तेज़ी से रीजनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह की हम जो है दैट्स वन ऑफ द प्रोडक्ट जिस पे आजकल हम। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब, इसकी अगर हम प्राइस जानना चाहें आम आवाम के लिए भी, कि उसकी प्राइस क्या है पाकिस्तान में? जी इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए, मैं आपको पाउडर की पहले बताता हूँ जी। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो पाउडर होता है, अमेरिका में जो वो पाउडर मिलता है उसकी 20 मिलीग्राम की जो कास्ट है वो तकरीबन $850 है। तो आप उसको आगे कैलकुलेट करें तो वो लाखों में चली जाती। तो हमने उसको बहुत हद तक हमने तकरीबन $1 पर मिलीग्राम तक लेके गए। तो वो आप देख लीजिए 850 कहाँ पे और $1 पर मिलीग्राम जो है वो आप बहुत हद तक, यानी 20 मिलीग्राम आप लेते हैं तो $20 में मिलेगी, वहाँ से आपको $850 की आपको मिल रही है। तो इस तरह से हमने प्राइसेस को भी रिड्यूस करें और उसको डेफिनेटली पाकिस्तान में इतनी बड़ी नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, हम बहुत सारे लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट टाइम डॉक्टर साहब जब हम आपको बुलाएंगे तो हम चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें साथ लेकर आएँ, ताकि हम आवाम को बेसिकली दिखा सकें कि जो हम ब्लैक राइस, रेड एंड ग्रीन राइस की बात कर रहे थे कि वो क्या है और वो आपके लिए किस तरह से जो है वो बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, और किस तरह से चीज़ें जो है वो आपको अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जा सकते हैं। उसको खाने से क्या जो फ़ायदे हैं वो तो उन्होंने बता दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका एक फेस भी आपको दिखा सके और उसके साथ साथ जो मेडिसिन आप कह रहे हैं वो सब भी लेकर आएँ, ताकि हम आवाम को बेसिकली दिखा भी सकें कि हम इसके हवाले से बात कर रहे हैं। जी आखिरी बात, अगर 1 मिनट मुझे आप दें, तो आखिरी बात ये है कि बर्डन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो प्री डायबिटिक हैं उनको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। इवन जो अर्ली डायबिटिक लोग होते हैं उनको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। लाइफ जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं, आप वॉकिंग करते हैं, प्रॉपर आप डाइट लेते हैं, उसमें आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। नींद बहुत ज़रूरी है। 6 to 8 आवर्स की नींद अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो आप बहुत सफ़र करेंगे। डॉक्टर साहब ऐसी बातें ना सुनाएं, जिनके ट्विंस बच्चे होते हैं उनसे पूछे नहीं पूरी होती, बताएं सच्ची पूरी होती है? नहीं होती ना। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं बहुत ज़रूरी काम भी कर रही हूँ ना, जब मुझे मौका मिले ना कि मेरे बच्चे सो गए, मैं आंखें बंद करके ना लेट जाती हूँ। आई विश कि ये टाइम मुझे भी मिले। मैं 9 to 6 ऑफिस में, ऑफिस के बाद हम जो है वो घर पहुँचते 8 बज जाते हैं, बच्चे होते हैं सर पे, फिर वो बच्चों के सोते सोते 2-3 बज जाते हैं रात के, और सुबह आपने फिर 7 बजे उठना है। वो टाइम पीरियड मुझे तो एग्जैक्टली नहीं मिलता कि हम जो है वो अपनी नींदें पूरी करें। अब ये टाइम पीरियड तो जाग की गुजारना है। नींद बहुत ज़रूरी है। मैं पाकिस्तान में एजिंग रिसर्च के हवाले से भी काम कर रहा हूँ, स्लीप रिसर्च के हवाले से भी काम कर रहा हूँ। आपने मेरे स्टूडेंट्स हैं, काम करवाते हैं, तो नींद का जो है इस वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। भाई सोने की आदत डालें प्लीज़, गैजेट्स बंद किया करें रात को, जैसे ही बच्चे सोएं मोबाइल साइडों पे फेंके और सो जाए। आखिर में यही हल है और कोई हल नहीं है। थैंक यू जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, अच्छा लगा। वेल जनाब, ये था आज प्रोग्राम हमारा जिसमें हम बात करना चाहते थे कि बेसिकली शुगर क्या है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और पाकिस्तान में साइंटिस्ट इस पर क्या काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, और इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट टाइम इनको दावत देंगे तो हम ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे भी कि हम किसके हवाले से क्या बात करें। तब तक आप ये करें कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा वॉक और एक्सरसाइज की कोशिश करें और जल्दी सोने की कोशिश करें। थोड़ा जंक फूड्स को खुदाफिज करें लाइफ में, और जो अम्मी सब्जियाँ खिलाती है ना ज़बरदस्ती, वो खाएँ प्लीज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, जान है तो जहान है। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।